अच्छी मामी। जो सुनता है वही कहता है। हाँ, सुनने लायक तो है, खास तौर पर मेरे मंझले मामा। उनके मुंह से किसी चीज की इतनी जोरदार तारीफ मैंने बहुत कम सुनी है। सुन सुनकर बड़ी उत्सुकता हुई। भला ये आदमी ऐसी क्या बांसुरी बजाता है कि सब इस तरह तारीफों के पुल बांधते हैं। एक दिन सुनने चला गया, मामा से एक परिचय पत्र भी साथ ले लिया। मैं बालीगंज में रहता हूं और जिनकी बांसुरी के हुनर की बात की वे भवानीपुर इलाके में रहते हैं। मामा से नाम सुना था जतीन, सरनेम नहीं सुना था। आज परिचय पत्र पर पूरा नाम देखा, जतीन्द्रनाथ राय। उस घर को ढूंढकर जब पहुंचा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मामा से जतीन बाबू और उनकी बांसुरी की जो तारीफ सुनी थी उससे लगा था कि वे कोई बहुत बड़े आदमी होंगे। और ये तो साफ बात है कि ऐसा बड़ा आदमी वैकुंठ या मथुरा के राजमहल में न सही पर कम से कम एक बड़े और शालीन घर में तो रहता ही होगा। पर वो घर जिस गली में था उसकी बात तो छोड़ ही दीजिए। वो तो ईंटें निकली हुई किसी 3 काल के पुराने बुढ़े जैसा लड़खड़ाता हुआ ईंटों का पिंजरा था। अगर बाहर का ये हाल है तो अंदर न जाने क्या होगा। दीमक लगे दरवाजे की कुंडी मैंने खटखटाई। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और जो आदमी सामने आकर खड़ा हुआ उसे देखकर लगा जैसे राख के ढेर को कुरेदने से कोई आग बाहर निकल आई हो। बहुत दुबले थे, शरीर का रंग भी काफी पीला पड़ गया था। फिर भी अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि किसी जमाने में ये चेहरा कैसा रहा होगा। अब भी जो बचा है वो अद्भुत है। उम्र कोई 30 साल या उससे थोड़ी कम होगी। धुंधला पड़ता वो रंग अद्भुत है, शरीर की बनावट अद्भुत है, चेहरे की रौनक अद्भुत है और इन सब का मेल भी अद्भुत है। सबसे अद्भुत है उनकी दोनों आंखें। आंखों में आंखें डालकर देखो तो जैसे नशा चढ़ जाए। पुरुषों में भी ऐसा सौंदर्य हो सकता है। ईंटें निकली सीलन भरी दीवार और दीमक लगे दरवाजे के बीच उस आदमी को देखकर मुझे लगा जैसे किसी ने बहुत सुंदर तस्वीर को बहुत ही भद्दे फ्रेम में जड़ दिया हो। वे बोले, घर में मेरे सिवा कोई नहीं है, इसलिए मुझे ही ढूंढ रहे होंगे। पर क्या चाहिए आपको? मेरे मुग्ध मन को जैसे किसी ने धक्का दिया। आवाज कितनी भद्दी थी, एकदम कर्कश। बात तो उन्होंने बड़ी नरमी से की पर उनकी आवाज सुनकर लगा जैसे मुझे गाली दे रहे हों। मैंने सोचा विधाता अपनी किस्मत में हर चीज बेदाग नहीं लिखता। ऐसी सूरत और वैसी आवाज बनाने वाला चाहे कितना ही बड़ा कारीगर क्यों न हो, पर किस चीज के साथ क्या जमता है ये अक्ल उसे बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा, आपका नाम जतीन्द्रनाथ राय ही है ना? मैं हरेन बाबू का भांजा हूं। मैंने परिचय पत्र उनकी ओर बढ़ा दिया। उन्होंने एक सांस में उसे पढ़ा और बोले, अरे फिर परिचय पत्र की क्या जरूरत है? अगर हरेन तुम्हारे मामा है तो मैं भी तुम्हारा मामा हूं। हरे मुझे दादा कहता है। आओ आओ, अंदर आओ। मैं अंदर गया और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। सदर दरवाजे से दोनों तरफ की दीवारों को छूते हुए 5 हाथ अंदर आकर एक 3 हाथ चौड़े बरामदे में पहुंचे और दाईं ओर मुड़ना पड़ा। बाईं ओर मुड़ने का रास्ता नहीं था क्योंकि वो हिस्सा दीवार से बंद था। छोटा सा आंगन था पर काफी साफ सुथरा। हर आंगन के 4 कोने होते हैं और इसके भी थे। दोनों तरफ 2 कमरे थे जो इसी घर के थे। एक तरफ दीवार थी और दूसरी तरफ किसी और घर के कमरे का पिछला हिस्सा था जिसमें खिड़की दरवाजे का नामो निशान नहीं था और वह दीवार जैसा ही लग रहा था। मेरे नए बने मामा ने आवाज दी, अच्छी, मेरा भांजा आया है, इस कमरे में एक चटाई बिछा दो। वह कमरा बहुत अंधेरा है। इस कमरे का मतलब जिसके सामने हम खड़े थे और उस कमरे का मतलब उस तरफ वाला कमरा। उस कमरे से एक युवती बाहर आई जिसका मुंह घूंघट से ढका था। जतीन मामा बोले, अरे ये क्या, घूंघट क्यों? ये तो भांजा है। मामी का घूंघट हटने का कोई लक्षण नहीं दिखा तो वे फिर बोले, छे छे, मामी होकर भांजे के सामने घूंघट निकालकर दुल्हन बनी रहोगी। अब मामी का घूंघट उठा। देखा तो मेरी ये नई मामी भी मामा के ही लायक पत्नी थी। मामी ने इस कमरे के फर्श पर चटाई बिछा दी। कमरे में तख्त, मेज या कुर्सी जैसी कोई चीज नहीं थी। एक तरफ रंग उतरा हुआ ट्रंक और एक लकड़ी का संदूक था। दीवार के एक कोने से दूसरे कोने तक एक रस्सी बंधी थी जिस पर एक ही धोती टंगी थी। एक खूंटी पर आधा मैला सा खद्दर का कुर्ता लटका था जो जतीन मामा की मिल्कियत थी। 2 साल पुराने 2 कैलेंडर की तस्वीरें टंगी थी। एक पर तो अब भी चैत महीने की तारीख वाला कागज लगा था जिसे फाड़ने का शायद किसी को ख्याल नहीं आया था। जतीन मामा बोले, अगर थोड़ी सूजी वगैरह हो तो भांजे के लिए बना दो, नहीं तो एक कप चाय ही पिला देना। मैंने कहा, कुछ भी जरूरत नहीं है जती मामा, मैं आपकी बांसुरी सुनने आया हूं। बांसुरी के सुरों से ही भूख मिट जाएगी।
वैसे भी भूख नहीं लगी है, घर से खाकर आया हूं। जतीन मामा बोले, बांसुरी बांसुरी तो अब मैं नहीं बजाता। मैंने कहा, ये नहीं चलेगा, आपको सुनाना ही होगा। वे बोले, तो फिर बैठो, रात होने दो, शाम के बाद ही मैं बांसुरी को हाथ लगाता हूं। मैंने पूछा, क्यों? जतीन मामा ने सिर हिलाकर कहा, पता नहीं भांजे, दिन के वक्त मैं बांसुरी नहीं बजा पाता। आज तक कभी नहीं बजाई। क्यों अत्सी, क्या कभी बजाई है? अत्सी मामी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, नहीं। जैसे किसी बहुत बड़ी समस्या का हल मिल गया हो वैसे जतीन मामा बोले, देखा, मैंने कहा कि अभी तो बस 5 बजे हैं, शाम 7 बजे होगी। इतनी देर बैठकर आपको क्यों परेशानी दूंगा? मैं थोड़ा घूम फिर कर शाम के बाद आता हूं। जतीन मामा अंग्रेजी में बोले, टट। फिर बांग्ला में बोले, क्या बात करते हो भांजे? परेशानी कैसी? मोहल्ले के लोगों ने तो बदनाम करके बॉयकाट कर रखा है। तुम रहोगे तो कम से कम बातें करके दिल बहल जाएगा। मैंने पूछा कि मोहल्ले वालों ने क्या अपवाद दिया है मामा? अत्सी मामी की ओर देखकर जतीन मामा मुस्कुराए, बोले कि क्या भांजे को वो बात बता दो अत्सी? मोहल्ले वाले क्या कहते हैं जानते हो भांजे? वे कहते हैं कि अत्सी मेरी ब्याही हुई पत्नी नहीं है। पलक झपकते ही उनकी हंसी गायब हो गई और वे गुस्से में बड़बड़ाने लगे कि इस मोहल्ले के लोग बड़े ही बदतमीज और कमबख्त है भांजे। शादी का बाकायदा दस्तावेज है मेरे पास, क्या कोई उसे देखना चाहेगा? सब के सब। अत्सी मामी ने घबराकर टोका कि ये क्या अनाप शनाप बक रहे हो? जतीन मामा बोले कि हाँ, भांजा नया आदमी है, उसे ये सब बातें बताना ठीक नहीं है, पर बहुत गुस्सा आता है ना। इतना कहकर वे हंस पड़े। अचानक बोले कि तुम दोनों एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो भाई? मामी ने मंद मुस्कान के साथ कहा कि क्या बात करूं? जतीन मामा बोले कि कमाल है, क्या बात करनी है ये भी अब मुझे बताना पड़ेगा क्या? बस कुछ भी कहकर शुरू कर दो, बातें तो फिर अपने आप बहने लगेंगी। मामी ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है भांजे? जतीन मामा जोर से हंस पड़े, हंसी रोक कर बोले कि अब तुम्हारी बारी है भांजे, पलटकर सवाल करो कि आज मामी क्या पकाएंगी। बस समझो जान पहचान जम गई। अत्सी तुम्हारी शुरुआत तो बहुत अच्छी है। मामी का चेहरा लाल हो गया। मैंने कहा कि मामी आप निश्चिंत रहिए, मैं ऐसा घटिया सवाल कभी नहीं करूंगा। मेरा नाम सुरेश है। जतीन मामा बोले कि सुरेश यानी सुरों का राजा? तभी तो सुर सुनने के लिए इतने उतावले हो। क्यों भांजे? अचानक वे खड़े हो गए और बोले कि अरे, भुवन बाबू ने कहा था कि आज वे 2 रुपए लौटा देंगे, ले आता हूं। 2 दिन से बाज आर नहीं हुआ है। बैठो भांजे, मामी से गप्पे लड़ाओ, मैं बस 10 मिनट में आता हूं। कमरे से बाहर जाते हुए बोले कि कुंडी लगा लो अत्सी, भांजा अभी बच्चा है, कोई तुम्हारे लालच में घर में घुस आया तो ये उसे रोक नहीं पाएगा। मामी का चेहरा शर्म से तमतमा उठा और वे उसे छिपाने के लिए झट से उठ गई। बाहर उनकी दबी हुई आवाज आई कि कैसी गंदी दिल्लगी करते हो। छी, मामा ने क्या जवाब दिया वो सुनाई नहीं दिया। मामी कमरे में आई और बोली कि इनका स्वभाव ही ऐसा है। संदूक में बस 2 ही रुपए थे जिन्हें लेकर उस दिन बाजार गए थे। मैंने कहा था कि एक रहने दो। जवाब दिया कि क्यों? रास्ते में भुवन बाबू मिल गए और उन्होंने पैसे मांगे तो ये दोनों रुपए उन्हें देकर खाली हाथ घर लौट आए। मैंने कहा कि बड़े ही अजीब आदमी हैं। मामी बोली कि ऐसे ही हैं। और देखो भाई, मैंने टोका कि भाई नहीं भांजा। मामी बोली कि वह तो है ही, तुमने पहले से ही रिश्ता तय कर रखा है, पर अगर तुम मेरे भांजे न होकर भाई होते तो बहुत अच्छा होता। क्या हम रिश्ता बदल नहीं सकते? अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ है, रिश्ता अभी पक्का नहीं हुआ है। मैंने कहा कि क्यों? मामी भांजे का रिश्ता भी तो बहुत प्यारा है। मामी बोली कि अच्छा वही सही, पर भांजे तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, तुम उनसे बांसुरी सुनने की जिद मत करना। मैंने पूछा कि इसका क्या मतलब? मैं तो बांसुरी सुनने ही आया हूं। मामी का चेहरा गंभीर हो गया और वे बोली कि क्यों आए हो? क्या मैंने बुलाया था? क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं गले में फांसी लगा लूं? मैं हैरान होकर मामी का मुंह ताकने लगा, कोई शब्द नहीं सूझा। मामी बोली कि क्या तुम्हें दिखता नहीं कि तुम लोगों का शौक पूरा करने के लिए वे खुदकुशी कर रहे हैं? रोज तुम में से कोई ना कोई आकर बांसुरी सुनने की जिद करता है। अगर रोज गले से खून गिरे तो इंसान कितने दिन जिंदा रहेगा? खून? मैंने चौंक कर पूछा। मामी बोली कि खून नहीं तो और क्या, देखोगे। इतना कहकर मामी चली गई और एक तसला हाथ में लेकर लौटीन। तसले के अंदर जमा हुआ काफी सारा खून था। मामी बोली कि कल निकला था, फेंकने में माया लग रही थी इसलिए रख लिया। जानती हूं रखने का कोई फायदा नहीं है, पर फिर भी।
मैं बहुत पछतावे के साथ बोला कि मुझे पता नहीं था मामी। अगर पता होता तो कभी सुनने की जिद नहीं करता। उफ, इसी वजह से मामा की तबीयत इतनी खराब है। मामी बोली कि बुरा मत मानना भांजे, मैं किसी और से तो बात करती नहीं हूं, इसलिए तुम पर ही अपना सारा गुबार निकाल लिया। तुम्हारा क्या दोष? मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। मैंने पूछा कि इतना खून निकलता है फिर भी मामा बांसुरी बजाते हैं। मामी ने लंबी सांस भरकर कहा कि हाँ, दुनिया की कोई भी रुकावट उन्हें बांसुरी बजाने से नहीं रोक सकती। कितना समझाया, कितनी मिन्नतें की पर वे सुनते ही नहीं हैं। मैं चुप रहा। मामी कहती रहीं कि कितनी बार सोचा कि बांसुरी तोड़ दूं पर हिम्मत नहीं हुई। बांसुरी नहीं होगी तो वे शराब पीकर खुद को खत्म कर लेंगे, नहीं तो जो कुछ बचा है सब बेचकर बांसुरी खरीद लाएंगे और भूखे मर जाएंगे। मामी की आखिरी बातें जैसे कमरे के कोनों में सिसकियां भरती हुई गूंजने लगी। मैं कुछ कहना चाहता था पर बोल नहीं पाया। मामी ने ठंडी सांस ली और बोली कि वैसे वे मेरी कोई बात नहीं टालते। पहले बहुत शराब पीते थे। शादी के बाद जिस दिन मैंने हाथ जोड़कर शराब छोड़ने को कहा उसी दिन से उन्होंने उसे छुआ तक नहीं। पर बांसुरी के मामले में वे किसी की नहीं सुनते। मैंने कहना चाहा, मामी, पर मामी जैसे सुन ही नहीं रही थी। वे कहती रहीं कि एक बार मैंने बांसुरी छिपा दी थी, तो वे ऐसे तड़पने लगे जैसे उनका सब कुछ लुट गया हो। बाहर कुंडी खटकने की आवाज आई। मामी दरवाजा खोलने चली गई। जतीन मामा कमरे में घुसते हुए बोले कि पैसे नहीं दिए अत्सी, कहा कि परसों आना। पीछे से मामी बोली कि ये तो मुझे पहले ही पता था। जतीन मामा बोले कि दुकानदार भी कितना नीच है, मैंने एक पाव सूजी मांगी पर उसने नहीं दी। भांजा मामा के घर आया है और उसे खाली पेट ही लौटना पड़ेगा। मामी ने उदास होकर कहा कि सूजी नहीं दी तो अच्छा ही किया, सिर्फ पानी से तो सूजी नहीं बनती। क्या घर में घी है? मामा बोले कि तुम घी कब लाई थी? मामी ने कहा कि वह भी तो है। इतना कहकर जतीन मामा मेरी ओर देखकर मुस्कुराए, एक बहुत ही बेबाक और प्यारी मुस्कान। मैंने कहा कि क्यों परेशान हो रहे हैं मामा, खाने पीने की कोई जरूरत नहीं है, भांजे के साथ इतनी औपचारिकता ठीक नहीं है। मामी बोली कि तुम लोग बैठो, मैं अभी आती हूं। इतना कहकर वे कमरे से बाहर चली गई। मामा ने आवाज लगाई कि कहाँ जा रही हो? बरामदे से जवाब आया कि बस अभी आई। कोई 15 मिनट बाद मामी लौटीं। उनके दोनों हाथों में 2 प्लेटें थी जिनमें 4-4 रसगुल्ले और 2-2 संदेश रखे थे। जतीन मामा ने पूछा कि ये कहाँ से जुगाड़ किया। इतना कहकर उन्होंने एक प्लेट अपनी ओर खींची और एक रसगुल्ला मुंह में डाल लिया। दूसरी प्लेट मेरे सामने रखते हुए मामी बोली कि उससे तुम्हें क्या मतलब? जतीन मामा निश्चिंत होकर बोले कि कुछ नहीं, बस भूख बहुत जोर की लगी थी। अगर डाका डालकर भी लाई हो तो कोई दोष नहीं है। अपने पति की जान बचाने के लिए एक सती स्त्री बहुत कुछ करती है। अब रहने भी दो। मैं थोड़ा झेंप कर कहने लगा कि क्यों बेकार में। मामी ने बात काटते हुए कहा कि अगर फिर से वही सब शुरू किया भांजे तो मैं रो दूंगी। मैं चुपचाप खाने लगा। मामी दूसरे कमरे से एनिमल के 2 गिलासों में पानी ले आई। पहला रसगुल्ला निगलते ही मामा बोले कि उफ, कितना घटिया रसगुल्ला है, इसे यही रहने दो, तुम खा लेना या फिर फेंक देना, देखता हूं संदेश कैसा है। संदेश मुंह में डालकर बोले कि हाँ, ये चीज अच्छी है, इसे मैं खाऊंगा। उन्होंने दोनों संदेश उठा लिए और प्लेट परे धकेलते हुए बोले कि जाओ, अपनी इस सूजी के ढेर को नाली में फेंक देना। अच्छी मामी की आंखें भर आई। मामा का ये नाटक हम में से किसी से छिपा नहीं रहा। वो बढ़िया रसगुल्ला भी मामा के लिए सूजी का ढेर क्यों बन गया ये समझकर मेरी आंखों में भी आंसू आने को हो गए। मैंने सिर झुकाकर अपनी प्लेट खत्म की। बीच में एक बार आंखें उठाई तो देखा कि मामी मामा वाली प्लेट दरवाजे के ऊपर बने ताक पर रख रही है। शाम का अंधेरा गहराया तो मामी ने हर कमरे में दिया दिखाया और धुनी दी। हमारे कमरे में एक दिया जलाकर मामी चुपचाप खड़ी होकर कुछ सोचने लगी। जतीन मामा हंसकर बोले कि अरे इसमें शर्म कैसी, रोज की आदत है, छूट गई तो रात को नींद नहीं आएगी, भांजे के सामने शर्माना कैसा। मैंने कहा कि मैं शायद बाहर। मामी बोली कि बैठो, उठने की जरूरत नहीं है, मुझे इतनी शर्म नहीं आती। इतना कहकर उन्होंने आंचल गले में लपेटा और मामा के पैरों के पास जमीन पर सिर टिकाकर प्रणाम किया। जब अच्छी मामी शर्म, सुख और तृप्ति से दमकता हुआ चेहरा लेकर उठी तो मैंने कहा कि रुकिए मामी, एक प्रणाम मैं भी कर लूं। मामी बोली कि नहीं नहीं, छे। मैंने कहा कि छे नहीं मामी, मेरी ये रोज की आदत ना हो, पर अगर आज आपको प्रणाम किए बिना घर लौटा तो रात भर मुझे नींद नहीं आएगी। इतना कहकर मैंने मामी के पैर छूकर प्रणाम किया।
जतीन मामा खिलखिलाकर हंस पड़े। मामी बोली कि देखो तो भांजे की हरकत। जतीन मामा बोले कि भक्ति जाग गई है। सुबह शाम पति को प्रणाम करती हो ये जानकर भांजे के मन में श्रद्धा जाग गई है। मामी बोली कि क्या क्या कहते रहते हो, और वहां से भाग गई। बरामदे से कह गई कि मैं खाना बनाने जा रही हूं। जतीन मामा बोले कि अब बांसुरी सुनो। मैंने कहा कि रहने दीजिए मामा, कोई जरूरत नहीं है, आखिर में फिर से खून गिरना शुरू हो जाएगा। जतीन मामा बोले कि तुम भी आखिर में वही घिसी-पिटी बातें शुरू कर रहे हो भांजे। खून गिरेगा तो क्या हुआ, तुम सुनोगे तो भी बजाऊंगा, नहीं सुनोगे तो भी बजाऊंगा। अगर ज्यादा परेशानी है तो रसोई में मामी के पास जाकर बैठो और कानों में उंगली डालो। उन्होंने लकड़ी का संदूक खोला और बांसुरी का लकड़ी वाला केस बाहर निकाला। बोले कि बरामदे में चलो, कमरे में बहुत गूंज होती है। वे खुद ही बरामदे में चटाई उठाकर ले गए और बिछा दी। दीवार से टिककर बैठे और बांसुरी मुंह से लगा ली। अचानक मुझे लगा जैसे मेरे अंदर कोई पागल और बेपरवाह इंसान सोया हुआ था जो आज बांसुरी के सुरों की दस्तक से जाग उठा है। बांसुरी के सुर कानों में पड़ रहे थे पर मुझे लगा जैसे धड़कन के तार भी खिंच रहे हैं। वो गहरी वेदना की मधुर पुकार सिर्फ सीने तक नहीं पहुंची बल्कि बाहर के इन दरवाजों और दीवारों को भी जैसे छूकर जिंदा कर गई। आसमान और हवा को धीरे धीरे छूते हुए वे सुर दूर, बहुत दूर, जहां कुछ तारे खिले थे वहां सपनों की माया में खो रहे थे। मन की पीड़ा में आनंद ढूंढने वाली जितनी भी भावनाएं हैं, बांसुरी के सुरों ने जैसे उनसे गले मिलना शुरू कर दिया। बांसुरी तो बहुत सुनी है पर कभी यकीन नहीं हुआ कि इसे बजाकर किसी ने किसी किशोरी का कुलमान, लाज भय सब भुला दिया था और यमुना में उल्टी धारा बहा दी थी। आज लगा कि मेरे जतीन मामा की बांसुरी से अगर मेरी पूरी जान अचानक जागकर इतनी व्याकुल हो सकती है तो उस विश्व बांसुरी बजाने वाले के लिए वे दो काम भला क्या मुश्किल रहे होंगे। देखा कि मामी कब आकर चुपचाप उस तरफ के बरामदे में बैठ गई है। शायद वही रसोई घर था या रसोई जाने का रास्ता वहीं से था। जतीन मामा की तरफ देखा तो लगा कि उन्हें अब सुध-बुध नहीं है। वे जैसे सुरों के कोई आत्मलीन साधक हो जिन्हें समाधि मिल गई है। कितनी देर बांसुरी बजी थी ठीक याद नहीं, शायद 1.5 घंटा बीता होगा। अचानक बांसुरी रोककर जतीन मामा को भयानक खांसी आने लगी। बरामदे की हल्की रोशनी में भी देख पाया कि मामा का चेहरा और आंखें अजीब तरह से लाल हो गई हैं। अच्छी मामी शायद पहले से तैयार थी। वे पानी और पंखा लेकर दौड़ती आई। काफी खून निकलने के बाद मामी की सेवा से जतीन मामा को थोड़ा आराम मिला। बरामदे में ही एक तकिया लगाकर मामी ने उन्हें लेटा दिया और खामोशी से पंखा झलने लगी। फिर एक समय मैं उठकर खड़ा हुआ और कहा कि अब चलता हूं जतीन मामा। मामा के कुछ बोलने से पहले ही मामी बोली कि तुम अभी बात मत करो, भांजे के घर वाले चिंता करेंगे, आज रहने दो, किसी और दिन आकर खाना खा लेना। चलो मैं दरवाजा लगा देती हूं। सदर दरवाजा खोलकर मैं बाहर जाने ही वाला था कि मामी ने मेरा एक हाथ जोर से दबा लिया और बोली, जरा रुको भांजे, खुद को संभाल लूं। दिए की रोशनी में देखा कि मामी का पूरा शरीर थरथर कांप रहा था। थोड़ा संभल कर बोली, इनका खून गिरना देखते ही मेरी ऐसी हालत हो जाती है, शायद बांसुरी सुनकर भी ऐसा होता हो। अच्छा अब जाओ भांजे, जल्दी ही किसी और दिन आना जरूर। मैंने पूछा, मामी क्या मैं एक बार कोशिश करके देखूं कि मामा की बांसुरी छुड़वा सकूं? मामी ने बड़े व्याकुल स्वर में कहा, क्या तुम कर सकोगे? क्या तुम कर पाओगे भांजे? अगर तुम ऐसा कर सके तो तुम सिर्फ अपने जतीन मामा को ही नहीं बल्कि मुझे भी नई जिंदगी दोगे। अच्छी मामी जार जार रोने लगी। रास्ते पर उतरकर मैंने कहा, कुंडी लगा लीजिए मामी। चलते हुए मन में बस यही आता रहा कि इंसान नशे को इतनी बड़ी कीमत क्यों देता है, आखिर फायदा क्या है? ये जतीन मामा जो पल पल अपना जीवन अर्पण करके सुरों का जाल बुनने के नशे में डूबे रहते हैं। मानता हूं कि इसमें आनंद है, बनाने वाले को भी और सुनने वाले को भी, पर क्या इतना भारी मोल चुकाकर उस आनंद को खरीदना होगा? ये जो सपनों की दुनिया बनाना है ये तो पल भर के लिए है। जब तक सुर निकल रहे हैं बस तब तक इसकी हस्ती है, उसके बाद हकीकत की कड़वाहट के बीच इन सपनों का कोई निशान तक नहीं मिलता। आखिर इस बेकार की माया को रचकर खुद को भुलाने की ये कोशिश क्यों? इंसान का मन भी कितना अजीब है। मेरा भी जी चाहता है कि जतीन मामा की तरह सुरों की रोशनी से दुनिया को भर दूं, सुरों की आग आसमान तक ले जाऊं और पल पल खुद को खत्म कर दूं। फायदा नहीं तो न सही। अब तक मैं जानता था कि मुझे भी बांसुरी बजानी आती है, दोस्तों ने सुनकर तारीफ भी की थी। बांसुरी बजाकर मुझे भी कम आनंद नहीं मिलता था।
पर जतीन मामा की बांसुरी सुनकर लगा कि बांसुरी बजाना मेरे बस का काम नहीं है। हर काम के लिए कोई खास इंसान पैदा होता है और मैं बांसुरी के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। जतीन मामा के सिवा बांसुरी पर किसी और का हक नहीं है। हो सकता है किसी और का हक हो। किसी किसी की बांसुरी शायद जतीन मामा की बांसुरी से भी ज्यादा मन को बेचैन कर देती हो, पर मैं उन्हें नहीं जानता। एक दिन मैंने पूछा, मामा क्या मुझे बांसुरी सिखा देंगे? जतीन मामा हंसकर बोले, बांसुरी क्या सिखाने की चीज है भांजे, इसे तो खुद सीखना पड़ता है। ये सच था, और सीखना भी पड़ता है पूरे मन से, पूरी जान से और अपनी पूरी हस्ती झोंक कर, वरना मेरी बांसुरी की तरह वो सीख भी बेकार ही जाएगी। अच्छी मामी से विदा लेते वक्त जो बात कही थी वो मैं भूला नहीं था, पर कैसे जतीन मामा की बांसुरी छुड़वाऊं ये समझ नहीं आ रहा था। इधर दिन ब दिन जतीन मामा इस विनाशकारी नशे में मौत की ओर बढ़ रहे थे और ये सोचकर भी बहुत दुख होता था, पर किया क्या जाए। मामी के लिए जतीन मामा के दिल में जो प्यार है उसकी कोई थाह नहीं है। जब उन्होंने मामी के आंसुओं की परवाह नहीं की तो मेरी क्या बिसात जो उन्हें रोक सकूं। एक दिन मैंने सीधे कह दिया, मामा अब और बांसुरी मत बजाइए। जतीन मामा ने आंखें बड़ी बड़ी करके पूछा, बांसुरी न बजाऊं? क्या कह रहे हो भांजे, फिर मैं जिंदा कैसे रहूंगा? मैंने कहा, गले से खून निकल रहा है, मामी कितना रोती है। वे बोले, तो मैं क्या करूं, थोड़ा बहुत रोना अच्छा होता है। फिर उन्होंने आवाज लगाई, अच्छी अच्छी। मामी आई। मामा बोले, सुनो तुम रोती क्यों हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं बांसुरी छोड़कर मर जाऊं? उससे तुम्हारा रोना बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। मामी उदास होकर चुपचाप खड़ी रही। मामा बोले, जानते हो भांजे, इस अच्छी की वजह से मेरा जीना दूभर हो गया है। न जाने कहां से आकर बैठ गई है और अब हिलने का नाम नहीं लेती। अगर इसकी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर न होती तो बांसुरी बगल में दबाकर मजे से देश विदेश घूमता। अब घूमना फिरना सब धरा रह गया है। मामी बोली, तो जाओ न घूमने, क्या मैंने रोक रखा है? मामा बोले, नहीं रोका। उन्होंने मामी को इस तरह देखा जैसे अपनी आंखों से उन्हें मामी का खून करते देखा हो, और मामी अब उनके सामने उस बात से मुकर रही हो। मामी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रूंधे हुए गले से कहा, अगर ऐसा करोगे तो मैं एक दिन। मामा एकदम पिघल गए। मेरे सामने ही उन्होंने मामी का हाथ पकड़ा और अपनी धोती के छोर से उनके आंसू पोंछते हुए बोले, मजाक कर रहा था, सच कह रहा हूं अच्छी। मामी झटके से हाथ छुड़ाकर चली गई। मैंने कहा, क्यों बेकार में मामी को नाराज किया? जतीन मामा बोले, नाराज नहीं हुई है, शर्म के मारे भाग गई। पर एक दिन जतीन मामा को बांसुरी छोड़नी ही पड़ी। मामी ने ही छुड़वाई। मामी को अचानक तेज टाइफाइड बुखार हो गया। उस दिन बुखार का 17वां दिन था। सुबह के 9 बज रहे थे। मामी सो रही थी और मैं उनके सिर पर आइस बैग दबाए बैठा था। जतीन मामा एक स्टूल पर बैठे उदास नजरों से देख रहे थे। रात भर जागने से उनका शरीर और भी दुबला हो गया था और आंखें लाल थी। चेहरे पर बढ़ी हुई दाढ़ी और बाल बिखरे हुए थे। अचानक स्टूल छोड़कर मामा उठे और ट्रंक खोलकर अपनी बांसुरी बाहर निकाली। आज 17 दिनों से वो बक्से में बंद थी। मैंने हैरानी से पूछा, बांसुरी का क्या करेंगे मामा? अपने फटे हुए जूतों में पैर डालते हुए मामा बोले, इसे बेच कर आऊंगा। मैंने पूछा, मतलब? जतीन मामा ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, मतलब ये कि डॉक्टर बोस को एक बार और बुलाना होगा। मैंने कहा, बांसुरी रहने दीजिए, मेरे पास पैसे हैं। जवाब में मामा बस थोड़ा सा मुस्कुराए और खूंटी पर टंगा अपना कुर्ता उठा लिया। अगर जरूरत पड़ी तो ये सोचकर मैं अपनी जेब में कुछ पैसे लाया था, पर सब बेकार था। मेरे मंझले मामा ने कितनी ही बार मुसीबतों में जतीन मामा की मदद करनी चाहिए थी, पर उन्होंने कभी एक पैसा नहीं लिया। मैंने कहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है मामा, मैं खरीदूंगा ये बांसुरी। मामा मुड़कर खड़े हो गए और बोले, तुम खरीदोगे भांजे? बहुत अच्छा। मैंने पूछा, कितनी कीमत है? वे बोले, 135 में खरीदी थी, तुम्हें 100 में दे दूंगा। बांसुरी बिल्कुल सही है, बस पुरानी है, इतना ही। मैंने कहा कि मामा आप ही तो उस दिन कह रहे थे कि ऐसी बांसुरी मिलना मुश्किल है, बहुत चुनकर आपने इसे खरीदा है, मैं इसे 135 रुपए में ही खरीदूंगा। जतीन मामा बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है, पुरानी चीज है। मैंने कहा कि क्या आपने मुझे जालसाज समझा है मामा? क्या आपको ठक्कर कम दाम में बांसुरी खरीदूंगा? मेरी जेब में 10-10 रुपए के 3 नोट थे
उन्हें निकालकर मामा के हाथ में देते हुए मैंने कहा कि ये 30 रुपए एडवांस लीजिए, बाकी के पैसे शाम को ले आऊंगा। जतीन मामा कुछ देर तक खामोश होकर उन नोटों की तरफ देखते रहे और फिर बोले, अच्छा। मैंने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। जतीन मामा के चेहरे के भाव देखने की मुझमें हिम्मत नहीं थी। मामा ने पुकारा, भांजे। मैंने मुड़कर देखा। जतीन मामा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोले, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, ऐसा मत सोचना, समझे भांजे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं जल्दी से मुंह फेर कर मामी के सिरहाने जा बैठा। मामी की नींद नहीं टूटी थी। उन्हें पता भी नहीं चला कि जिस खून की प्यासी बांसुरी ने घूंट घूंट करके मामा का लहू पिया था, आज मैंने उस बांसुरी को खरीद लिया है। मन ही मन लगा कि ये सब झूठी उम्मीद है, ये तो रेत का बांध है। एक बांसुरी गई तो दूसरी खरीदने में कितनी देर लगती है, पर फायदे के नाम पर बस जतीन मामा को अपनी सबसे प्यारी चीज खोने का दर्द मिला। शाम को जब मैं बाकी के पैसे लेकर पहुंचा तो जतीन मामा बोले कि घर जाते समय बांसुरी साथ ले जाना। मैंने कमरे में घुसते हुए कहा कि अभी रहने दीजिए ना कुछ दिन, इतनी जल्दी क्या है। जतीन मामा बोले कि नहीं, दूसरे की चीज मैं घर में नहीं रखता। मैं समझ गया कि पराए हाथ में चली गई बांसुरी को अपनी आंखों के सामने देखना उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने कहा कि ठीक है मामा, ले जाऊंगा। मामा ने सिर हिलाकर कहा, हाँ ले ही जाना, अपनी चीज यहां क्यों छोड़ोगे, समझे नहीं। 19वें दिन मामी की हालत बहुत नाजुक हो गई। जतीन मामा ने स्टूल को बिस्तर के पास खींचा और मामी का एक हाथ अपनी मुट्ठी में भींचकर खामोशी से उनके बीमारी से मुरझाए हुए चेहरे को देखने लगे। अचानक अच्छी मामी बोली, मुझे लगता है कि अब मैं नहीं बचूंगी। जतीन मामा बोले, ऐसा कैसे हो सकता है अच्छी, तुम्हें जीना ही होगा, अगर तुम नहीं रही तो मैं भी नहीं जी पाऊंगा। मामी बोली, राम राम, जियोगे क्यों नहीं। देखो, अगर मैं न बचूं तो मेरी एक बात मानोगे। जतीन मामा झुककर बोले, मानूंगा, बताओ। मामी ने कहा, बांसुरी बजाना छोड़ देना, तिनका तिनका करके तुम्हारा शरीर खत्म हो रहा है, ये देखकर परलोक में भी मुझे शांति नहीं मिलेगी, रखोगे मेरी बात। मामा बोले, ऐसा ही होगा अच्छी, तुम बस ठीक हो जाओ, मैं अब बांसुरी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मामी के सूखे होठों पर सुख की मुस्कान खिल उठी। उन्होंने मामा का एक हाथ अपने सीने पर खींच लिया और थकान से आंखें मूंद ली। मैं समझ गया कि जतीन मामा ने आज अपनी बीमार पत्नी के लिए कितना बड़ा त्याग किया है। बहुत ही धीमी आवाज में कहे गए वे कुछ शब्द कि तुम ठीक हो जाओ, मैं अब बांसुरी नहीं छूंगा। कोई और समझे न समझे पर मैं जतीन मामा को जानता हूं। मुझे पता है और अच्छी मामी भी जानती है कि उन चंद शब्दों के पीछे कितनी बड़ी ताकत है। अब बांसुरी बजाने के लिए मन चाहे कितना ही पागल क्यों न हो जाए, पर जतीन मामा उसे अब कभी नहीं छुएंगे। आखिर में मामी ठीक हो गई। जतीन मामा के चेहरे पर हंसी लौट आई। जिस दिन मामी ने पहली बार खाना खाया उस दिन मामा हंसकर बोले, क्यों, कहती थी न कि नहीं बचूंगी। मुंह की बात ही तो थी। जिस चांडाल चाचा के चंगुल से तुम्हें छीन कर लाया हूं, उसके आगे ये यमराज तो बहुत शरीफ निकला। मैंने पूछा कि ये चांडाल चाचा कौन है मामा। मामा बोले कि तुम नहीं जानते, वो तो एक दूसरा महाभारत है। मामी बोली कि गुरु की निंदा मत करो। मामा बोले कि गुरु की निंदा क्या, मैं तो घोर निंदा करूंगा। भांजे को दिखाऊं न अच्छी अपनी पीठ का वह दाग। मामी के मना करने के बावजूद मामा ने सारा इतिहास सुना दिया। सगा चाचा नहीं था, पिता का फुफेरा भाई था। मां बाप को खोने के बाद 17 साल की उम्र तक अच्छी मामी उसी चाचा के पास रही थी। इतनी बड़ी लड़की होने के बाद भी वो उसे मारने पीटने से बाज नहीं आता था, और बाकी जुल्म तो अलग थे ही। उस चाचा के गुस्से का एक निशान आज भी मामी की पीठ पर है। बगल वाले घर में ही जतीन मामा बांसुरी बजाते थे और छक्कर शराब पीते थे। अक्सर चाचा की दहाड़ और आधी रात को मामी के सुबकने की आवाज सुनकर उनका नशा उतर जाता था। एक दिन बुरी तरह चिढ़कर उन्होंने लड़की को साथ लिया और भाग निकले और फिर शादी कर ली। मामा की कहानी खत्म हुई तो अच्छी मामी ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, तब क्या पता था कि ये शराब पीते हैं, वरना कभी साथ नहीं आती। मामा बोले, तब क्या पता था कि तुम सिर का ताज बनकर गोंद की तरह चिपकी रहोगी, वरना कभी बचाने नहीं आता। और अगर शराब न पी होती तो क्या किसी शरीफ के घर से लड़की चुराने जैसा घटिया काम कर पाता भला। मैंने सोचा था कि साल भर। मामी बोली, जाओ चुप करो, भांजे के सामने कुछ भी अनाप शनाप मत बको। मामा हंसकर चुप हो गए। 2 महीने बाद की बात है। मैं कॉलेज से सीधे जतीन मामा के घर पहुंचा। देखा तो सारा सामान बंधा हुआ रखा था। मैंने हैरान होकर पूछा कि ये सब क्या है मामा।
जतीन मामा ने संक्षेप में कहा, गांव जा रहा हूं। मैंने पूछा, गांव? आपका गांव भला कहाँ है? जतीन मामा बोले, क्या मेरा कोई गांव नहीं हो सकता भांजे? गांव में 500 रुपए की आमदनी वाली जमींदारी है मेरी। खबर रखते हो? अच्छी मामी बोली, शायद हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं भांजे। मेरी बीमारी की वजह से ही ये सब हुआ। मैंने पूछा, आपकी बीमारी की वजह से? इसका क्या मतलब? मामा बोले, मतलब ये कि मैंने घर बेच दिया है। जिसने खरीदा है वो बगल वाले घर में ही रहता है और बीच की दीवार गिराकर दोनों घरों को एक करने के लिए बहुत उतावला हो रहा है। मैंने गुस्से भरे सुर में कहा, आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया मामा, और मुझे एक बार बताया तक नहीं। जाना कब तय हुआ? बंधे हुए बिस्तर और ताला लगे संदूकों की तरफ इशारा करते हुए मामा बोले, आज ही रात की ढाका मेल से रवाना होंगे। हम लोग बानाल हैं भांजे, शायद तुम नहीं जानते। इतना कहकर मामा हंस पड़े। अजीब इंसान है। ऐसी हालत में भी उन्हें हंसी आ रही है। मैं बड़ी गंभीरता से खड़ा हो गया और बोला, अच्छा तो अब चलता हूं जतीन मामा। चलता हूं मामी, और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अच्छी मामी उठीन और मेरा हाथ पकड़कर बोली, प्यारे भांजे, गुस्सा मत करो। पहले से खबर देकर क्या फायदा होता, बस तुम्हारा दिल दुखता। तुम जैसे भांजे हो, न जाने क्या क्या हंगामा खड़ा कर देते। मैं वापस लौटकर उस बंधे हुए बिस्तर पर बैठ गया और बोला, अगर आज मैं नहीं आता तो मुझे खबर तक नहीं मिलती। कल आता तो देखता कि घर सुना पड़ा है। जतीन मामा बोले, अरे राम राम, तुम्हें बिना बताए क्या हम जा सकते हैं? दोपहर को सैन के क्लिनिक से तुम्हारे घर फोन कर दिया था। कॉलेज से घर पहुंचते ही तुम्हें खबर मिल जाती। मैं फिर घर नहीं गया, सीधा सियालदह स्टेशन पहुंचा उन्हें विदा करने। गाड़ी छूटने से पहले का वो वक्त न जाने कैसे कटा। किसी के मुंह में कोई बात नहीं थी। जतीन मामा बस बीच बीच में कोई हंसी की बात कहकर हंसाने की कोशिश कर रहे थे, पर उनके सीने के अंदर क्या गुजर रही थी वो मुझसे छिपा नहीं था। गाड़ी छूटने की घंटी बजी तो जतीन मामा और अच्छी मामी को प्रणाम करके मैं नीचे उतर आया। अब जतीन मामा ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। शायद अब उनके लिए चेहरे पर हंसी बनाए रखना मुमकिन नहीं था। खिड़की से मुंह बाहर निकालकर मामी ने आवाज दी, सुनो। मैं पास गया। मामी बोली, तुम्हें भांजा कहूं या कुछ और, पर मन ही मन जानती हूं कि तुम मेरे छोटे भाई हो सके तो एक बार गांव आकर मिल जाना। हमारा शायद अब कोलकाता आना ना हो। जमीन का बहुत नुकसान हो गया है। आओगे न भांजे? मामी की आंखों से टपटप आंसू गिरने लगे। मैंने सिर हिलाकर वादा किया कि जरूर आऊंगा। सीटी बजाकर गाड़ी छूट गई। जब तक गाड़ी दिखती रही मैं बिना पलक झपकाए देखता रहा। दूर उन लालहरे रोशनी के बिंदुओं के पार जब वह चलता हुआ लाल बिंदु ओझल हो गया तब मैं मुड़ा। आंखों के आंसुओं से अब धुंधला दिखने लगा था। इंसान का स्वभाव ही ऐसा है कि जब जो दुख मिलता है उसे ही वह सबसे बड़ा समझता है। वरना किसने सोचा था कि जतीन मामा और अच्छी मामी के बिछड़ने पर 21 साल की उम्र में मेरी जो आंखें भर आई थी, वही जतीन मामा और अच्छी मामी एक दिन मेरे मन के किसी कोने में दुनिया भर के कूड़े कचरे के नीचे दब जाएंगे। जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आए। वक्त ने मेरी गर्दन पकड़कर जवानी के सपनों वाले स्वर्ग से हकीकत की इस कठोर धरती पर पटक दिया। कई वजहों से हमारी हालत खराब हो गई। बालीगंज वाला घर तक बेचना पड़ा और कर्ज चुकाकर 80 रुपए की नौकरी पकड़ ली। श्याम बाजार इलाके में एक छोटा सा घर किराए पर लेकर रहने लगे। माँ के रोने धोने पर पिघलकर मैंने एक शादी भी कर ली। पहले तो पूरी दुनिया ही कड़वी लगने लगी। जिंदगी बेस्वाद हो गई और मन के अंदर उम्मीद या खुशी की जरा सी हलचल भी ढूंढे नहीं मिलती थी। फिर धीरे धीरे सब ठीक हो गया। नई जिंदगी में रस मिलने लगा। जीवन के इस जुए में हार जीत की बात इंसान भला कितने दिन सीने से लगाकर रख सकता है। जिंदगी में जब ये बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही थी तब मैं खुद में इतना उलझ गया कि कब जतीन मामा और अच्छी मामी के स्नेह को मैंने अपनी सबसे बड़ी दौलत माना था, वो याद धुंधली से धुंधली होती गई। 7 साल बाद आज कभी कभी किसी धुंधली याद की तरह उनकी बात मन में आ जाती है। बीच में एक बार याद आई थी। जतीन मामा के गांव जाने के कोई 3 साल बाद उस बार ढाका मेल की टक्कर हो गई थी। मरने वालों की लिस्ट में जतींद्रनाथ राय नाम देखकर एक झटका जरूर लगा था। सोचा था एक बार जाकर देख आऊंगा, पर जा नहीं पाया। उस दिन ऑफिस से लौटा तो देखा मेरी पत्नी बहुत बीमार है। मन को ये कहकर तसल्ली दे दी और गांव के पते पर एक खत लिख दिया कि वो जरूर मेरे जतीन मामा नहीं होंगे। दुनिया में जतींद्रनाथ राय नाम की क्या कोई कमी है? उस खत का कोई जवाब नहीं आया। पत्नी की बीमारी की भागदौड़ में वो बात भी मेरे मन से मिट गई।
उसके बाद और 4 साल बीत गए। मेरी छोटी बहन बीणा की शादी ढाका में हुई थी। पूजा के समय ससुराल वालों ने उसे नहीं भेजा। अगहन के महीने में मैं बीणा को लेने ढाका गया, पर उसे ला नहीं पाया। पहुंचते ही देखा कि बीणा की सास बहुत बीमार है। मेरे पहुंचने के एक दिन पहले ही उन्हें तेज बुखार आया था और डॉक्टर को निमोनिया का डर था। छुट्टियां नहीं थी, इसलिए मायूस होकर अकेले ही लौटा। गोवालन में स्टीमर से उतरकर ट्रेन के एक इंटर क्लास डिब्बे में भीड़ कम देखकर चढ़ गया। बस 2 सज्जन थे और एक कोने में चादर ओढ़े एक स्त्री बैठी थी। शायद उन दोनों में से किसी की पत्नी थी। उनके पास सामान बिल्कुल नहीं था। मैंने खुश होकर एक बेंच पर कंबल के ऊपर चादर बिछाकर अपना बिस्तर लगा लिया। तकिए का सहारा लेकर आराम से बैठ गया। पैरों को कंबल से ढका और एक अंग्रेजी मैगजीन निकालकर जासूसी कहानी पढ़ने में मगन हो गया। सही समय पर गाड़ी चली और अगले स्टेशन पर रुकी, फिर चल पड़ी। यह ढाका मेल ही थी, पर पोरदा स्टेशन तक हर स्टेशन पर रुक रुक कर किसी पैसेंजर ट्रेन की तरह चलती थी। पोरदा के बाद छोटे स्टेशनों को छोड़ देती थी और रफ्तार बढ़ा लेती थी। गोवालन के बाद कोई 3 स्टेशन गुजरने पर जब गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी तो वे दोनों सज्जन अपना सामान लेकर उतर गए, पर वह स्त्री वैसे ही बैठी रही। मामला क्या है? उन्हें यहीं छोड़कर सब उतर गए। ऐसी लापरवाही तो कभी नहीं देखी। छोटी मोटी चीजें तो इंसान भूलता है, पर एक पूरा इंसान, वह भी किसी की पत्नी, उसे भला कोई भूल कर कैसे जा सकता है? मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो वे दोनों पीछे मुड़कर देखे बिना ही स्टेशन के गेट से बाहर जा रहे थे। शायद उन्होंने सोचा कि हमेशा की तरह आज भी उनकी पत्नी उनके पीछे पीछे आ रही है। मैंने चिल्लाकर आवाज दी, ओ महाशय, सुन रहे हैं क्या? गेट के उस पार वे दोनों सज्जन ओझल हो गए। सीटी बजाकर गाड़ी भी चल पड़ी। हार कर अपनी जगह बैठ गया और सोचने लगा कि क्या ये अकेली ही जा रही है? पक्का बंगाली महिला है। जिस तरह से खुद को चादर में लपेटा है उसे देखकर ही समझ आता है। एक बंगाली औरत और इस रात के वक्त अकेली जा रही है, वो भी पुरुषों वाले डिब्बे में। मैंने थोड़ा सोचकर कहा, देखिए, सुन रही हैं आप? कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर कहा, आपके साथी सब उतर गए हैं, सुन रही हैं? इस बार चादर की पोटली में हलचल हुई। चादर और घूंघट हटते ही जो चेहरा बाहर निकला उसे देखते ही मैं चौंक उठा। कुछ नहीं बचा था। उस पुराने चेहरे का कुछ भी इसमें बाकी नहीं था। मेरी अच्छी मामी के चेहरे और इस चेहरे में जमीन आसमान का फर्क था, पर फिर भी मुझे लगा कि ये मेरी अच्छी मामी ही है। वे मंद मुस्कान के साथ बोली। आवाज सुनकर ही लगा था कि ये मेरे भांजे की आवाज है, पर इतनी उम्मीद नहीं कर पाई थी। मुंह बाहर निकालने में डर लग रहा था कि कहीं उम्मीद टूट न जाए। मैंने हैरानी से कहा, अच्छी मामी? मामी बोली, बहुत बदल गई हूं। मामी की मांग में सिंदूर नहीं था। साड़ी के किनारे पर रंग का कोई निशान तक नहीं था। 4 साल पहले ढाका मेल की टक्कर में मरने वालों की लिस्ट में उस जाने पहचाने नाम की याद आई। जतीन मामा अब वाकई नहीं रहे। मैंने धीरे से कहा, अखबार में मामा का नाम देखा था मामी, पर यकीन नहीं हुआ कि वे मेरे जतीन मामा थे। एक खत लिखा था। क्या तुम्हें नहीं मिला? मामी बोली। नहीं, उसके बाद ही मैं वहां से 2-3 महीने के लिए कहीं चली गई थी। मैंने पूछा, कहाँ? मामी बोली, अपनी एक दीदी के पास, दूर का रिश्ता था। मैंने शिकायत की कि मुझे एक खबर तो दी होती मामी। मामी चुप रही, फिर बोली, ऐसी बात नहीं है, पर खबर देकर भी क्या होता? जो होना था वो तो हो ही गया। बांसुरी को तो रोक लिया था, पर किस्मत को नहीं रोक पाई। तुम्हारे मंजले मामा से तुम्हारे बारे में सब सुना था। अपनी बदकिस्मती सुनाकर तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी। जानती थी कि एक खबर मिलते ही तुम दौड़े चले आओगे। मैं खामोश रहा। कहने को बचा ही क्या था? किस बात पर नाराज होता? अखबार में जतीन मामा का नाम पढ़कर बस एक खत लिखकर ही तो मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया था। मामी ने पूछा, अब क्या कर रहे हो भांजे? मैंने कहा, नौकरी। पर अब तुम जा कहाँ रही हो? मामी बोली, थोड़ी देर में समझ जाओगे। बच्चे कितने हैं? अचरज की बात थी। दुनिया में हजारों सवालों के बीच यही सवाल सबसे पहले मामी के मन में आया। मैंने कहा, एक बेटा है। मामी बोली, मेरे भांजे के मुन्ने को देखने की बड़ी इच्छा है। एक बार दिखाओगे? किसकी तरह दिखता है? तुम्हारी तरह या अपनी माँ की तरह? कितना बड़ा हो गया है? मैंने कहा, 3रा साल चल रहा है। चलो ना हमारे घर मामी। बाकी सारे सवालों के जवाब अपनी आंखों से देख लेना। मामी हंसकर बोली, और अगर आकर फिर वापस न जाओ तो? मैंने कहा, मेरा ऐसा नसीब कहा, पर सच बताओ मामी, तुम कहाँ जा रही हो? रहती कहाँ हो अब? मामी बोली,
रहती तो गांव में ही हूं। कहाँ जा रही हूं ये थोड़ी देर में समझ जाओगे। अच्छा सुनो, वो बांसुरी कहाँ है भांजे? मैंने कहा, यही मेरे पास है। मामी ने पूछा, यहीं इसी गाड़ी में? मैंने कहा, अपनी छोटी बहन बीणा को लाने गया था। उसने लिखा था कि बांसुरी लेते आना। सब सुनना चाहते थे। मामी बोली, क्या तुम्हें बजानी आती है? जरा निकालो तो वह बांसुरी। मैंने ऊपर से बांसुरी का केस उतारा। बांसुरी बाहर निकालते ही मामी ने बड़े व्याकुल हाथों से उसे अपनी ओर खींच लिया और टकटकी लगाकर उसे देखने लगी। एक लंबी सांस भरकर बोली, शादी के बाद इसे अपना दोस्त माना था। बीच में इससे बड़ा दुश्मन मेरा कोई नहीं था, और आज फिर ये मुझे दोस्त लग रही है। आखिरी 3 साल वे इस बांसुरी के लिए तड़पते रहे। आज लगता है कि अगर बांसुरी बजाना छोड़ने को न कहती तो शायद बेहतर होता। सुरों के बीच मौत को गले लगाते तो कम से कम शांति से जाते। आखिरी के कुछ साल उन्हें इतना मानसिक कष्ट तो नहीं झेलना पड़ता। बांसुरी के हिस्सों को जोड़कर मामी ने उसे मुंह से लगाया। अगले ही पल ट्रेन की खड़खड़ाहट को चीरती हुई एक शानदार धुन बज उठी। किसी मझे हुए कलाकार के हाथों का जादू पाकर बांसुरी जैसे जिंदा हो गई और एक बहुत ही दर्द भरी धुन बुनने लगी। मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। यह मामूली साधना नहीं थी। हर किसी के हाथ में बांसुरी ऐसे करुण स्वर में नहीं रोती। मामी की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। उन्हें देखकर भवानीपुर के उस छोटे से घर की मध्यम रोशनी में दीवार से टिककर बैठे एक सुरसाधक की मूरत मेरी यादों में ताजा हो गई। बीच के 7 साल गुजर चुके थे। जतीन मामा की बांसुरी का वो अद्भुत सुर जो कभी सुना था, वो मन की गहराइयों में कहीं खो गया था। आज अच्सी मामी की बारी सुनकर लगा जैसे वे खोए हुए सुर वापस लौट आए हैं और मेरे प्राणों में धीरे धीरे गूंजने लगे हैं। एक समय बांसुरी रुक गई। मामी की एक ठंडी सांस निकली और मेरी भी। थोड़ी देर सन्नाटा रहा, फिर मैंने कहा, यह बात भी तुमने छिपा कर रखी थी। मामी बोली, शादी के बाद उन्होंने ही सिखाया था। बांसुरी सीखने का क्या जुनून था मुझ में तब। फिर जिस दिन लगा कि बांसुरी मेरी दुश्मन है, उस दिन से इसे छुआ तक नहीं। आज कितने सालों बाद बजाई है, लगा था जैसे सब भूल गई हूं। ट्रेन एक स्टेशन पर आकर रुकी। मामी ने खिड़की से मुंह निकालकर स्टेशन का नाम पढ़ा और अंदर मुड़कर बोली, अगले स्टेशन पर मैं उतर जाऊंगी भांजे। मैंने पूछा, अगले स्टेशन पर क्यों? मामी बोली, आज कितनी तारीख है जानते हो? मैंने कहा, 17 अगहन। मामी बोली, 4 साल पहले आज ही के दिन। क्या तुम समझ नहीं पा रहे? पल भर में सब कुछ दिन की रोशनी की तरह साफ हो गया। बिल्कुल सही, 4 साल पहले इसी 17 अगहन को ढाका मेल की टक्कर हुई थी। उस दिन भी इसी समय इस ढाका मेल की तरह वो गाड़ी सैकड़ों बेफिक्र मुसाफिरों को पल पल मौत की ओर खींच कर ले जा रही थी। मेरे मुंह से निकला, मामी। मामी ने एकटक मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, अगले स्टेशन के थोड़ा आगे पटरी के किनारे कठोर जमीन पर वे मौत की तड़प में छटपटाए थे। हर साल आज के दिन मैं उसी तीरथ के दर्शन करने जाती हूं। मेरे लिए और किसी तीरथ की जरा भी कीमत नहीं है। अचानक खिड़की के पास जाकर बाहर की तरफ उंगली दिखाते हुए मामी चिल्ला उठीं, वो देखो वहां। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं तो साफ देख पा रही हूं कि वे दर्द से तड़प रहे हैं और एक ठंडी ममता भरी छुअन के लिए व्याकुल हैं। थोड़ा पानी, शायद बस थोड़े से पानी के लिए ही तरस रहे हैं। उफ मागो, मैं तब कहा थी। दोनों हाथों से मुंह ढंककर मामी अंदर आकर बैठ गई। धीरे धीरे गाड़ी स्टेशन के अंदर दाखिल हुई। अपना बिस्तर समेटते हुए मैंने कहा, चलो मामी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मामी बोली, नहीं। मैंने कहा, इस रात को मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दे सकता मामी। मामी की आंखें जल उठीं और वे बोली, छे, तुम्हारे पास बुद्धि की कमी तो नहीं है भांजे। क्या मैं किसी साथी को लेकर वहां जा सकती हूं? उस वीरान मैदान में पूरी रात मैं उनका साथ महसूस करती हूं। क्या वहां किसी को ले जाया जा सकता है? वहां की हवा में उनकी आखिरी सांस बसी है। नासमझ मत बनो। गाड़ी रुक गई। बांसुरी उठाकर मामी बोली, इसे मैं ले जा रही हूं भांजे। इस पर तुमसे ज्यादा मेरा दावा है। दरवाजा खोलकर अच्छी मामी नीचे उतर गई। मैं बेजान होकर बस देखता रहा। फिर से सीटी बजी और गाड़ी चल पड़ी। खुला हुआ दरवाजा एक करुण आवाज के साथ धड़ाम से बंद हो गया। समाप्त।